नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। कल हम लोगों ने सब्जेक्ट के पार्ट को पढ़ लिया था और आज मैं आपको न सिर्फ प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ाऊंगा बल्कि सेंटेंस का इंजीनियर बनाऊंगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, सेंटेंस का इंजीनियर बन जाएंगे आप। क्यों? क्योंकि एक सेंटेंस के जब सारे पार्ट को अलग अलग करके आप तोड़ करके जोड़ देंगे, वही तो इंजीनियर करता है महोदय, वही ना करता है इंजीनियर। तो मैं आज आपको इंजीनियर बनाऊंगा। यदि आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके पहले कि आज की कक्षा हम लोग शुरू करें, आप मेरे बारे में जान लीजिए। मैं योगेंद्र कुमार दुबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रामर विथ योगेंद्र सर, जहां आपको मिलती है आपकी समस्याओं के 100% समाधान 100% संतुष्टि के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। आइए मित्रों, आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। तो पहले हम समझते हैं इसका कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? प्रेडिकेट होता क्या है ना? तो कर्ता को हमने देख लिया, जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो कार्य को करे वही होता है कर्ता। तो बाकी क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट होता क्या है? कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है अथवा कर्ता के बारे में जो कुछ बताया जाता है वही होता है प्रेडिकेट। है जैसे हमने एग्जांपल लिया, मोहन रीड्स अ बुक। मोहन रीड्स अ बुक। फिर दूसरा हमने बोला सीता इज अ गुड गर्ल। दो एग्जांपल मैंने आपके समक्ष रखा है मित्रों, है ना? डोंट कमेंट ऑन माय राइटिंग, है ना? राइटिंग पे मेरे कमेंट मत करिएगा भाई। मोहन रीड्स अ बुक, है ना? मोहन किताब पढ़ता है। कौन? मोहन। बाकी क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो मोहन जो काम करता है, मोहन क्या करता है? किताब को पढ़ता है। तो कर्ता के द्वारा जो कुछ किया जा रहा है वही प्रेडिकेट है। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता इज अ गुड गर्ल। सीता कैसी लड़की है? अच्छी लड़की है। तो सीता को छोड़कर के सब हो गया प्रेडिकेट। तो यही ना हुआ प्रेडिकेट, यही है प्रेडिकेट मित्रों। आज हम लोग प्रेडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम ये जान लें कि प्रेडिकेट में किन किन चीजों को सम्मिलित किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं कि प्रेडिकेट किन किन चीजों से बनता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रेडिकेट बनता है हमारा वर्ब से, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट और तीसरा होता है कॉम्प्लीमेंट। तो आप कहेंगे सर वर्ब, अरे कुछ नहीं होता भाई, वर्ब को अभी मैं आपको समझा दूंगा, तुरंत समझ जाएंगे। तो एक प्रेडिकेट को समझने के लिए हमें ये तीन चीज समझना आवश्यक है। पहले क्या? वर्ब को समझना जरूरी है। फिर क्या? ऑब्जेक्ट को समझना जरूरी है। फिर क्या? कॉम्प्लीमेंट को समझना जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया, कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है। लेकिन एक वाक्य में जो क्रिया होती है वो दो प्रकार से प्रयोग होती है मित्रों। यहाँ क्रिया को हम दो भागों में बांट लेते हैं। कैसे? जो सेंटेंस में हमारे प्रयोग होती है, पहले एक होती है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा होता है मेन वर्ब। सर आप बोलेंगे सर हेल्पिंग वर्ब क्या है? कुछ नहीं है मित्रों, एकदम तुरंत क्लियर हो जाना है। कैसे? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो टेंस निर्धारण करती है, जो काल का निर्धारण करती है, वही हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी सहायता से हम टेंसेस को बनाते हैं। जैसे ये हो सकती है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, है ना? कैन, कुड, ये सारी सब हेल्पिंग वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरीज के तहत आती है ना? तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई जो टेंस का निर्धारण करती है। तो सर आप कहेंगे कि मेन वर्ब क्या हो गई? जी हाँ, मेन वर्ब क्या हो गई? ये भी कुछ नहीं, आज समझ लेते हैं इसको। मेन वर्ब वो होता है जो हमारे द्वारा कार्य किया जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं इस समय क्या कर रहा हूं? मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ाना क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। आप क्या कर रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना क्या हो गया? वही तो मेन वर्ब हुआ। ये तो सहायक क्रिया जो टेंस का निर्धारण करती है। तो जैसे ईट हुआ, खाना, बात हुआ, नहाना, रीड हुआ, पढ़ना, रन हुआ, दौड़ना, ये सारी क्रियाएं जिसके तीन फॉर्म चलते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यही मेन वर्ब कही जाती है। तो हमने देखा कि वर्ब को एक सेंटेंस के तहत दो पार्टों में बांटा जाता है। पहला क्या? हेल्पिंग वर्ब। दूसरा क्या? मेन वर्ब। अब एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे ही
इज ईटिंग फूड, ही इज ईटिंग फूड। अब आइए, ही इज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा है। कौन? ही को छोड़ दीजिए, सब्जेक्ट बाकी हो गया प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के पार्ट को समझते हैं हम सर। क्या? ही इज क्या हो जाएगा? आप बताएंगे तुरंत। ही हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, चूंकि यह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का निर्धारण कर रहा है। और क्या कर रहा है भैया? वो खाना खा रहा है। तो ये हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा हो जाएगा मेन वर्ब। तो हमने देखा एक सेंटेंस में क्रिया या तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है या तो मेन वर्ब के रूप में आती है। कहीं कहीं हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तो जैसे ही रीड्स बुक, है ना, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रीड्स। रीड्स क्या है? मेन वर्ब है, इसमें हेल्पिंग वर्ब का आपके प्रयोग नहीं किया गया। ये रीड क्या हो गया? पढ़ना मेन वर्ब हो गया। तो हमने देखा कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग और मेन वर्ब। इसके बाद हम लोग समझेंगे दूसरा क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट। आइए मित्रों, ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। सर कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाए वही ऑब्जेक्ट है ना। कर्ता कार्य को करता है और कार्य जिसके ऊपर किया जाता है वही ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम कोई प्रयोग कर रहे हैं और हमारा प्रयोग जिसके ऊपर किया जाता है वही ना ऑब्जेक्ट है। जैसे मैं गुस्से में हूं और शीला को पीट दिया। किसको पीट दिया? शीला को पीट दिया। पीटने वाला कौन? मैं, और पिटाने वाली कौन? शीला। तो मेरे पीटने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ गया? शीला के ऊपर पड़ गया। तो क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ जाए वही तो होता है ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस में आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कैसे है। जैसे ही ईट्स, वह खाता है। क्या खाता है? मैंगो। खाने का प्रभाव किसके ऊपर? खाया किसको जा रहा है? मैंगो को। इस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मैंगो। ही ईट्स, वह खाता है क्या? मैंगो, आम। तो फिर यहां पे देखेंगे ही टीचेस, वह पढ़ाता है किसको? मी, मुझको। ही टीचेस, वह पढ़ाता है किसको? मुझको। पढ़ाने का प्रभाव किसके ऊपर है? मी के ऊपर। तो क्रिया के द्वारा जो प्रभावित हो, क्रिया का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वही होता है ऑब्जेक्ट। आइए हम ऑब्जेक्ट को और अच्छी तरीके से समझते हैं ऑब्जेक्ट के पार्ट के माध्यम से। आइए देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या सिंगल रहता है, क्या इसके भी पार्ट होते हैं? नहीं सर, इसके भी पार्ट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरे को हम बोलते हैं सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं सर? हाँ, इसको समझ लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत हमेशा निर्जीव चीजें आती हैं। एकदम कंफर्म करिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत हमेशा निर्जीव चीजें आती हैं और इनडायरेक्ट के तहत हमेशा सजीव चीजें आती हैं। सजीव, है ना। सजीव जैसे हमने कहा मी हो गया, हिम हो गया, देम हो गया या किसी का नाम हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत आता है। और निर्जीव जितने भी वस्तु रहेंगे वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत आएंगे। अब आप सर कहेंगे अगर हम इसका निर्धारण करना चाहें, अब सेंटेंस लिखते हैं उसका निर्धारण करके बताते हैं आपको कि कैसे पता चलता है। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, आई कट ट्रीज, मीरा टीचेस मी। मीरा टीचेस मी। आज ये तीन सेंटेंस मैंने लिखा, इसी के माध्यम से एक सेंटेंस से हम ऑब्जेक्ट को ढूंढते हैं मित्रों। कैसे? ही प्लेड फुटबॉल, ही प्लेड फुटबॉल। ही माने वह, प्लेड माने खेलता था। क्या खेलता था? फुटबॉल। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है? खेलने का प्रभाव है फुटबॉल के ऊपर, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन ये कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? यहां देख के आप बता देंगे कि जी हाँ ये तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि फुटबॉल निर्जीव है, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। यहां देखेंगे आई कट ट्रीज, मैं काटता हूं। क्या काटता हूं? पेड़। तो पेड़ क्या है? निर्जीव है। इंग्लिश की भाषा में निर्जीव, विज्ञान की भाषा में भले आप सजीव कह ले, लेकिन इंग्लिश तो निर्जीव ही मानता है ना। तो आई कट ट्रीज, तो ट्रीज क्या हो गया सर? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मित्रों। आइए मीरा टीचेस मी, मीरा पढ़ाती है।
किसको पढ़ाती है? मुझको पढ़ाती है। तो यहाँ पे मी क्या हो गया? आप देख के बताएंगे। जी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा सरल तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप क्रिया जानते हैं, क्रिया तो जान ही गए जो कार्य करता है, क्रिया के बाद है ना, जैसे ही प्लेड, वह क्या खेलता है। क्रिया के पहले क्या लगा के प्रश्न कर दीजिएगा, जो उत्तर आएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा। और किसे किसको लगा के प्रश्न कर देंगे, जो उत्तर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे ही प्लेड फुटबॉल, वह क्या खेलता है, उत्तर क्या मिलेगा? जी हाँ, फुटबॉल। तुरंत डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पकड़ लेंगे विद इन 1 सेकेंड, है ना। आई कट ट्रीज, मैं काटता हूं, क्या काटता हूं, पेड़, तुरंत हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। मीरा टीचर्स, मीरा पढ़ाती है, किसको पढ़ाती है, मुझको। तो किसको लगाने से जो उत्तर मिलेगा वो इनडायरेक्ट, और क्या लगाने से जो उत्तर मिलेगा वो हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मेरे समझ से अब ऑब्जेक्ट की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बात और है मित्रों, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में दो चीजें और आती हैं, है ना। उनका नाम है इन्फिनिटिव और एक का नाम है जिरंड। जिरंड और इन्फिनिटिव क्या होते हैं मित्रों, यहाँ पे मैं लिख करके तुरंत आपको क्लियर कर देता हूँ। जिरंड और इन्फिनिटिव ये वर्बल नाउन होते हैं मित्रों, ये कुछ भी नहीं होते सर, ये वर्बल नाउन होते हैं, ये वर्ब भी होते हैं और नाउन भी होते हैं, है ना। यह वाक्य में विशेषण का भी काम करते हैं। एक्चुअली ये किसी वाक्य के कर्ता भी हो सकते हैं और जो कर्ता हो सकता है वो ऑब्जेक्ट हो ही सकता है। जिरंड का फॉर्मेशन क्या, किसी भी क्रिया की प्रथम अवस्था के पहले अगर हम आईएनजी लगा दें और उसका हिंदी अर्थ ना ने नी आ जाए, क्या आ जाए, ना ने नी आ जाए, वही होता है जिरंड। और जस्ट लाइक दैट यही होता है इन्फिनिटिव। किसी क्रिया के पहले आप टू लगा देंगे, क्रिया के वर्ब फर्स्ट अवस्था के पहले अगर आप टू लगा दें और उसका भी हिंदी अर्थ ना ने और नी आ जाए तो वह भी हो जाता है इन्फिनिटिव। एकदम क्लियर बताया है मित्रों मैंने आपको। जिरंड क्या है, क्रिया की प्रथम अवस्था में अगर हम आईएनजी लगा दें और वह नाउन बन करके और इसका हिंदी अर्थ निकालने पर ना ने नी आ जाए। किसी क्रिया के पहले आप टू लगा दें और उसका हिंदी अर्थ निकालने पर अगर ना ने नी आता है तो हो जाता है इन्फिनिटिव। कैसे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं चल देखेंगे। I like swimming, I like swimming। यहाँ he wants to eat, देख लेंगे मित्रों, दो सेंटेंस हमने लिख लिया। I like swimming, I like swimming, मैं पसंद करता हूँ, क्या पसंद करता हूँ, स्विमिंग, हिंदी अर्थ तैरना। क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर है, स्विमिंग के ऊपर। और यहाँ जो तैरना है वो क्या है, ये है जिरंड। आईएनजी लगा, इसका हिंदी अर्थ नाने नी आ रहा है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या, तैरना, इट्स अ जिरंड। ही वॉन्ट्स टू ईट, वह चाहता है, क्या, खाना। टू ईट, क्रिया के प्रथम अवस्था के पहले टू लग गया और इसका हिंदी अर्थ नाने नी आ गया, ये हो गया इन्फिनिटिव। तो हमने देखा कि जिरंड और इन्फिनिटिव भी एक वाक्य के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ऑब्जेक्ट भी क्लियर हो गया। मित्रों आपको बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहे तो जरूर कमेंट में अपने टाइप करिएगा, उसका समाधान जरूर किया जाएगा। आइए मित्रों, अब इसके बाद हम लोग लास्ट देख लेते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को समझने के लिए सर कहेंगे कॉम्प्लीमेंट तो सुना बहुत है लेकिन जानते बहुत कम लोग हैं इसके बारे में। सही कहा है आपने, जानते बहुत कम लोग हैं इसके बारे में। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो होता है ना मित्रों, किसी भी वाक्य में उसको दो प्रकार से समझा जाता है। जैसे हमारे वाक्य कैसे कैसे आते हैं, एक होता है वर्ब टू बी जिसमें क्रिया के द्वारा कार्य नहीं होता तो इसमें कॉम्प्लीमेंट का रूप अलग होता है। और एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब जिसमें अभी मैंने आपको पढ़ाया कि क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है ना। तो जिन वाक्य में क्रिया का ऑब्जेक्ट होता है उसमें कॉम्प्लीमेंट के रूप अलग होते हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं ऐसे वाक्य जो वर्ब टू बी वाले हो। वर्ब टू बी वाले वाक्यों में जो कॉम्प्लीमेंट आता है वो कै प्रकार से आता है। जैसे वर्ब टू बी वाले वाक्य जो है वो क्या होते हैं, इसमें कर्ता के द्वारा कार्य नहीं होगा, केवल कर्ता के बारे में बताया जाएगा। जैसे शीला इज अ गुड गर्ल, शीला इज अ डॉक्टर, शीला प्ले देयर, सॉरी शीला इज अ नर्स कह सकते हैं, है ना, प्ले देयर नहीं। तो ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें जो है
मुख्य क्रिया नहीं होती, केवल कर्ता के बारे में बताया जाएगा। जैसे यू आर अ स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। क्या करते हो? कुछ नहीं। क्या हो ये बताया जाएगा। यही हो जाएगा वर्ब टू बी। वर्ब टू बी के अंतर्गत जो कॉम्प्लीमेंट होता है मित्रों, वह 3 प्रकार से आता है। नंबर 1 कौन कौन। कॉम्प्लीमेंट को देखेंगे वर्ब टू बी के तहत, समझने के लिए मैं बता रहा हूं। वर्ब टू बी के तहत ये 3 प्रकार का होगा। पहला हो जाएगा नाउन कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। नोट कर लीजिएगा मित्रों, सुन करके राइटिंग पे हमारे मत दीजिएगा, थोड़ा तेजी से लिख रहे हैं, है ना। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, है ना। पहला हो जाएगा नाउन कॉम्प्लीमेंट, दूसरा हो जाएगा आपका एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और तीसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा एडवर्बियल। सुन करके लिख लीजिएगा, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो 3 प्रकार के एक कॉम्प्लीमेंट होते हैं, किसमें? जो वाक्य वर्ब टू बी होता है। आइए इसको हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं कि कैसे कॉम्प्लीमेंट होते हैं वर्ब टू बी में। जैसे मैंने कहा राधा को ले लो आप, राधा इज अ डॉक्टर, ठीक। फिर महेश इज रिच, महेश इज रिच, और शीला इज देयर। ये सेंटेंस देखेंगे। राधा इज अ डॉक्टर, राधा क्या करती है? कोई उत्तर मिलेगा? जी नहीं। जहां क्या लगाने पर उत्तर न मिले, समझ जाएंगे कि यह वर्ब टू बी है। राधा क्या है, यह उत्तर मिल जाएगा, लेकिन क्या करती है इसका उत्तर नहीं मिलेगा। तो जहां पे क्या करती है का उत्तर नहीं न मिले, समझ जाएंगे कि वह वाक्य क्या है, वर्ब टू बी है, लैक ऑफ मेन वर्ब, वहां मुख्य क्रिया का अभाव है। तो यहाँ पे देखेंगे राधा इज अ डॉक्टर, राधा एक डॉक्टर है, राधा एक डॉक्टर है। राधा क्या है मित्रों? डॉक्टर है। तो राधा हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया, हमने पहले ही देख लिया था। और क्या है? ए डॉक्टर। ये डॉक्टर क्या है? यही तो है, यही तो है कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यह कैसा कॉम्प्लीमेंट है? डॉक्टर है क्या, ये आप बताइए। डॉक्टर नाउन है ना, तो ये हो जाएगा नाउन कॉम्प्लीमेंट मित्रों, कोई कल नहीं, तुरंत हम पकड़ लेंगे इसको कि ये है नाउन कॉम्प्लीमेंट। ऐसे तमाम प्रकार के सेंटेंसेस आ सकते हैं। मीरा इज अ नर्स, रमेश इज अ फार्मर, कुछ भी। तो यहाँ पे जो इज एम आर वर्ब टू बी क्रिया के बाद जो भी नाउन आएगा वो नाउन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे महेश इज रिच, यहाँ पे महेश सब्जेक्ट हो गया, इज हमारा वर्ब हो गया। क्या है? रिच। क्या है? रिच किसकी विशेषता? रिच माने धनी, धनी किसी की विशेषता बताता है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना। ये हो गया हमारा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे अगर एडजेक्टिव आ गया वर्ब टू बी के बाद, वर्ब टू बी जो क्रिया आती है उसके बाद अगर कोई एडजेक्टिव आएगा तो हो जाएगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आइए, शीला इज देयर, शीला इज देयर। शीला कौन? शीला इस माने है कहा? वहां। वहां क्या दिखा रहा? स्थान, और जो स्थान दिखाता हो एडवर्ब के तहत चला जाता है मित्रों। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या हो जाएगा? एडवर्बियल, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। तो इस प्रकार से हमने देखा कि वर्ब टू बी में जो कॉम्प्लीमेंट आता है मित्रों, वह 3 प्रकार से आता है। वो नाउन कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट। आइए हम लोग समझ लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं मित्रों? अरे कुछ भी नहीं मित्रों, ट्रांजिटिव वर्ब वही है जो अभी आपने पढ़ा था। क्या? जिस क्रिया का ऑब्जेक्ट हो, जिस क्रिया में ऑब्जेक्ट दिया हो, वही तो ट्रांजिटिव वर्ब है ना। सकर्मक, सकर्मक ऐसी क्रिया जिसके कर्म हो, उन्हीं को हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। और इंट्रांजिटिव जो ये वाक्य थे, ऐसी क्रिया जिसके कर्म न हो, उनको हम बोलेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब में जो कॉम्प्लीमेंट आता है मित्रों, वह कै प्रकार से आता है, यह भी हम दो लोग देख लेंगे। ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव वर्ब के आधार पर जो कॉम्प्लीमेंट को हम बांटते हैं, वो भी 3 प्रकार से बांटते हैं। क्या होता है? नंबर 1 होता है इसमें नाउन ऑब्लिक नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। पहला हो गया नाउन कॉम्प्लीमेंट होगा या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट होगा। फ्रेज क्या होता है मित्रों? कल मैंने आपको समझाया था, यह क्रिया रहित शब्दों का एक समूह होता है ना। आगे देखेंगे दूसरा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑब्लिक एडजेक्टिव
फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। दूसरा प्रकार इसका हो गया एडजेक्टिव होगा, चाहे एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो तीन शब्द जुड़ जाएंगे और कुछ नहीं मित्रों, कुछ भी नहीं। और तीसरा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है मित्रों। क्या होता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है किसी भी और वाक्य में यह अक्सर एडजेक्टिव का काम करता है। ये होता है पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। बहरहाल आइए हम लोग समझते हैं नाउन या नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मित्रों, है ना। दोनों का उदाहरण सबका एग्जांपल मैं दे दे करके अभी आपको क्लियर करता हूं। इसको बीच में रहने दीजिए। इसको हम लोग करते हैं सफा और इसके प्रॉब्लम को भी करते हैं हम लोग अभी 2 मिनट के अंदर दफा। कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने पहला सेंटेंस बोल दिया आपके सामने, आई नेम्ड माई डॉटर आराध्या। एक सेंटेंस ए हो गया, आई नेम्ड माई डॉटर आराध्या। दूसरा सेंटेंस हम लोग देख लेंगे, है ना। दूसरा सेंटेंस भी देख लेंगे, द बॉयज मेड, लिख लो कोई बात नहीं, मेड राम, द बॉयज मेड राम कैप्टन ऑफ टीम। दूसरा सेंटेंस हमने ए लिख लिया, है ना, कैप्टन ऑफ टीम। आगे देखेंगे सी कीप्स। आगे अगला सेंटेंस जो मैं दूंगा वो एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट का होगा। कैसे देखेंगे? सी कीप्स हर फ्रॉक क्लीन्स। अगला सेंटेंस आप देखेंगे कैसे हो जाएगा, द टीचर थैंक्स मोहन। किसको? मोहन को। या सॉरी थैंक्स मत कर दीजिए, यहाँ पे थिंग्स लिखेंगे, है ना। द टीचर थिंक्स मोहन क्या? द टीचर थिंक्स मोहन वेरी इंटेलिजेंट। और लास्ट हम लोग ले लेंगे क्या, हिज रिप्लाई मेड हिम डिसअपॉइंटेड। आइए मित्रों, आइए अब इसी पांचों वाक्य से इन तीनों चीजों को ढूंढते हैं। क्या नाउन और नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मित्रों। आइए हम देखते हैं। एक्चुअली इसमें जो ट्रांजिटिव वर्ब में कॉम्प्लीमेंट आते हैं मित्रों, वो करते क्या है, मैंने कहा ना ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वाक्य जिसमें ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई टीच यू, मैं तुमको पढ़ाता हूं। आई टीच, मैं पढ़ाता हूं किसको? तुमको। तो इस क्रिया का ऑब्जेक्ट क्या है? यू। तो इसको आप बोल सकते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोल सकते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे वाक्य में जब कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो कॉम्प्लीमेंट किसकी विशेषता बताएगा? हमेशा ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा। कैसे? आइए हम लोग देखते हैं। आई नेम्ड, मैंने नाम रखा किसका? माई डॉटर का। मैंने नाम रखा किसका? माई डॉटर का। यही ऑब्जेक्ट है। मैंने नाम रखा किसका? माई डॉटर का। क्या रखा? आराध्या। किसका? माई डॉटर का नाम है। तो आराध्या किससे संबंध रख रही है? माई डॉटर से। तो यह जो है ऑब्जेक्ट के बारे में बता रही है, जो ऑब्जेक्ट की सूचना दे, है ना, जो ऑब्जेक्ट के बारे में बताए वही हो जाता है क्या? कॉम्प्लीमेंट। और यह अकेले है, आराध्या क्या है? एक नाउन है। ये हो जाएगा नाउन कॉम्प्लीमेंट। इसमें कोई दिक्कत है क्या आपको? है नहीं। आगे चलते हैं। द बॉयज मेड राम कैप्टन ऑफ टीम। द बॉयज माने लड़कों ने, सब्जेक्ट हो गया। मेड माने बनाया,
किसको? राम को। बनाया किसको? राम को। राम हो गया ऑब्जेक्ट। राम क्या बनाया गया है सर? कैप्टन ऑफ टीम। कैप्टन ऑफ टीम किसकी व्याख्या कर रहा है? राम की। तो जो ऑब्जेक्ट की व्याख्या करे वही हो जाएगा क्या? कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वाक्य में वही कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कैप्टन ऑफ टीम, यहाँ आराध्या अकेले थी तो नाउन थी, लेकिन 1 2 3 शब्द मिल गए तो उसको हम फ्रेज बोलते हैं। क्रिया रहित शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। ये हो जाएगा नाउन फ्रेज कॉम्प्लीमेंट। कोई दिक्कत है मित्रों? बताइए। एकदम सरल और एकदम स्पष्ट तरीके से मैं व्याख्या कर रहा हूं मित्रों। अगर इसकी बात भी प्रॉब्लम होगी तो घबराइएगा मत। मैं हूं ना, जब तक मैं हूं आप चिंता मत करिए, मैं आपको तरह तरह से समझा के ही रहूंगा। आगे देखेंगे सी कीप्स हर फ्रॉक्स क्लीन। आगे देखेंगे सी माने वो सब्जेक्ट हो गया, कीप्स माने रखती है। क्या रखती है? हर फ्रॉक, अपने फ्रॉक को। तो कीप्स का प्रभाव किसके ऊपर है? रखती है। क्या रखती है? हर फ्रॉक। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ट्रांसिटिव वर्ब, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या रखती है? कैसा रखती है? क्लीन माने सफा। तो सफा विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता? क्लीन किससे संबंध रख रहा है? फ्रॉक से। तो जो ऑब्जेक्ट से संबंध रखे वही हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट। और क्लीन क्या है? सफा। सफा क्या बता रहा है? विशेषण। तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सर। एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। आगे देखेंगे द टीचर थिंक्स, अध्यापक सोचते हैं। क्या सोचते हैं? मोहन। अध्यापक सोचते हैं कि मोहन, है ना। सोचते हैं किसके बारे में? मोहन के बारे में। ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या सोचते हैं? वेरी इंटेलिजेंट, है ना। अध्यापक सोचते हैं कि मोहन कैसा है? बहुत इंटेलिजेंट है। बहुत इंटेलिजेंट किससे संबंधित है? मोहन से। और मोहन यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट से संबंध रखेगा मित्रों वही तो हो जाएगा ना, वही हो जाएगा क्या? एडजेक्टिव फ्रेज। आप कहेंगे सर एडजेक्टिव फ्रेज क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखेंगे इंटेलिजेंट के साथ वेरी भी जुड़ा हुआ, तो 2 शब्द मिल गए तो फ्रेज का काम करने लगे। आगे देखेंगे हिज रिप्लाई मेड हिम डिसअपॉइंटेड। हिज रिप्लाई माने उसके उत्तर ने, मेड माने बनाया, किसको? हिम माने उसे। हिज रिप्लाई उसके उत्तर ने, मेड माने किया या बनाया, किसको? उसे। ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है आपको। क्या? डिस अपॉइंटेड, निराश किया। निराश किसको किया? हिम को। एक डिसअपॉइंटेड का प्रभाव किसके ऊपर? ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट से संबंध रखता है वही तो होता है कॉम्प्लीमेंट। और ये देखेंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ है, और क्रिया का थर्ड फॉर्म कहा जाता है? पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट में। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट। इस प्रकार से मित्रों जितने भी प्रेडिकेट के पार्ट हो सकते थे, प्रेडिकेट 3 चीजों से मिलकर बना होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब को हमने बता दिया कि एक सेंटेंस में 2 प्रकार से आएगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट को मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट 2 प्रकार से आता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और कॉम्प्लीमेंट को 2 तरीके से आता है कॉम्प्लीमेंट, है ना। वर्ब टू बी के तहत 3 और ट्रांसिटिव वर्ब के तहत 3। इसको बहुत स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। कितना समझा, इस बात को जानने के लिए आइए एक प्रैक्टिस सेट भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। इसको जल्दी से देख लेते हैं और देख करके आप बताइए कि आपने कितना समझा। इस 5 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आप स्वयं टिक कर सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, अलग टप्पू क्वेश्चन नहीं है मित्रों। ये वे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसमें लोगों को नंबर मिले हैं, क्या आप नंबर ले पाते हैं कि नहीं, आइए देखते हैं मेरी क्लास लेने के बाद। प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, पहला क्वेश्चन रख दिया है, प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। जल्दी जल्दी बता दीजिए आप लोग, प्रेडिकेट में कितनी बातें सम्मिलित होती हैं? सामने दिखाई दे रहा है अभी, जी हाँ, है ना। ये पहला ऑप्शन दिया है सब्जेक्ट और वर्ब। नो सर, ये तो पूरा नहीं हुआ। वर्ब और ऑब्जेक्ट भी पूरा नहीं हुआ। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट नहीं जी। यहाँ पे दिया चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। सॉरी, प्रेडिकेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा उत्तर हो जाएगा और हम सीधे से ले लेंगे भैया, 1 नंबर हमारा देगा। आगे देखेंगे, ही टीचेस मी डेली, वह मुझे प्रतिदिन पढ़ाता। ही टीचेस मी डेली, प्रतिदिन पढ़ाता। व्हाट इज ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है मित्रों? तुरंत बता दीजिएगा। ही टीचेस किसको पढ़ाता है? जी हाँ, मुझको। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हमारा दिखाई दे रहा, इसमें क्या दिया? डेली, हो ही नहीं सकता। मी, जी हाँ, यही तो ऑब्जेक्ट है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं, ऑब्जेक्ट हमारा मिल गया। हाँ, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक,
उसने मुझे एक किताब दिया। व्हाट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट? और बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछ दिया इसमें। ही गेव मी अ बुक। क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है आप बताइएगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तहत हमेशा क्या आते हैं? सजीव नहीं जी, निर्जीव। तो इसमें देखेंगे ही गेव, उसने दिया किसको? मुझे। क्या? ए बुक। ए बुक हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखेंगे ऑप्शन कहाँ मिलता है? मी नहीं, ही नहीं, ए बुक। जी हाँ, बुक पे मिल गया। बुक हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। आई एम अ टीचर। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट? है ना, आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या होगा मित्रों? ऑप्शन दिया है आई नहीं सर, ये तो करता है। एम नहीं सर, ये तो वर्ब है। ए टीचर, जी हाँ, यही कॉम्प्लीमेंट है, नन से कोई मतलब नहीं। हमारा उत्तर मिल गया। आगे देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आई नेम्ड माई डॉटर मोनिका। आई नेम्ड माई डॉटर मोनिका इन दिस सेंटेंस। मोनिका इज, है ना, मैंने अपने लड़की का नाम मोनिका रखा। तो इसमें मोनिका क्या है? क्या है सर? ऑब्जेक्ट है? नहीं, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो आई है ना। इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव तो क्रिया के पहले टू लगाने से बनता है। तो फिर है क्या? एक कॉम्प्लीमेंट है सर। हाँ, क्यों? क्योंकि मोनिका किससे संबंधित है? डॉटर से। डॉटर क्या है? ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट से संबंध रखता है वही कॉम्प्लीमेंट होता है। मित्रों, इस प्रकार से मैंने कॉम्प्लीमेंट्स के पूरे पार्ट को आपके समक्ष रखा है। रखा ही नहीं है, पूरा निचोड़ के रख दिया। बिल्कुल आसान ट्रिक्स और टिप्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है। मुझे उम्मीद है कि कॉम्प्लीमेंट आपको अच्छी तरीके से आ गया होगा। अगले दिन आपके सिलेबस के अनुसार अगला चैप्टर मैं लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।